ठीक बात है। राहुल लाल जी भी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज से ये कहा जा रहा है कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और अब लिस्ट भी सामने आ रही है। आखिर मैं आ रहा हूं आपके पास, राहुल जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल जी, ये जो लिस्ट आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं और कितने मजबूत प्रत्याशी हैं, कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं, ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 से ही हम लोग देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने टिकट वितरण के लिए जाने जा रहे हैं। और उन्होंने पूरे पूरे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से परेशान किया उत्तर प्रदेश में, जी। वो देखिए, पीडीए का स्लोगन केवल वो नारे के रूप में नहीं दे रहे हैं, वो उनके पूरे के पूरे सूची में नजर आती है। और तो वो जो हम लोग देखते थे कि 2022 से पहले जो उनकी कमियां होती थी कि वो चुनाव नहीं लड़ते थे, हमें लग रहा है कि हाल के समय में आप देखिए वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे। अनुज जी, आपको याद होगा। तो बीच वो हम लोग आलोचना करते थे कि वो चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। लेकिन आज के समय में सोचिए कि समाजवादी पार्टी, कल हरियाणा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी आज अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर देती है, क्योंकि अब चुनाव आयोग कभी भी तिथियों की घोषणा कर सकता है। तो वो तिथियों की घोषणा कर सकता है। आप देखिए, बीजेपी ने भरपूर प्रयास किया। मैं मिल्कीपुर सीट पे ही आता हूं। वहां पे जिस प्रकार से अखिलेश प्रसाद वो एक तरह से राष्ट्रीय चेहरा बनकर उभरे, दलित चेहरा के रूप में, पासी के रूप में, वो देखिए हम लोगों ने देखा, उनको संसद के भीतर भी देखा और तमाम दूसरे जगहों पे भी देखा। अब उनके बेटे के ऊपर देखिए कितने केस मुकदमे सब कुछ लादे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास किया था कि अखिलेश यादव सेफ खेलते हैं, ऐसे स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हम उसको अपना बनाते हैं, बीजेपी अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनाती है और वो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी के उस ट्रैप में नहीं फंसी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये जो केस मुकदमे का जाल फैला है उनके ऊपर, तो वहां पे कुछ नए लोगों के बारे में सोचा जाएगा। तो ये जो अगर वो ऐसा संशोधन कर डालते तो मैं मानता कि उनका टिकट मिल्कीपुर के लेके गलत हो जाता। लेकिन वहां पे जिस तरह से उसके बावजूद भी मिल्कीपुर में वो अवधेश प्रसाद के लड़के के मामले को लेकर अखिलेश यादव अभी भी विश्वास दिखा रहे हैं। वो पूरा शो कर रहा है कि बीजेपी जो भी रणनीति बनाए वो अपने रणनीति से हिलने वाले नहीं है। तो वो देखिए, अभी भी मैं उसको मानता हूं कि उस सीट पे जो स्थितियां बनी हुई हैं, भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन इस किला को क्या वो ढा पाएंगे, हमें नहीं लग रहा है। अभी भी मुझे समाजवादी पार्टी का एक बेहद सुरक्षित दुर्ग नजर आ रहा है और इस टिकट वितरण के बाद और भी नजर आ रहा है। सीधे सीधे एक मजबूत दुर्ग के रूप में नजर आ रहा है। दूसरे सीटों पे भी अगर हम लोग सोचे, अभी लालजी वर्मा को लेकर बातचीत कर रहे थे कि उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, जबकि पहले लगातार सही बोल रहे थे कि उनकी बेटी को टिकट देने की बात हो रही थी। तो वहां पे देखिए, वहां पे अगर थोड़े से भी शक शुबा की स्थिति लगी कि मामला गड़बड़ हो सकता है, अखिलेश यादव ने टिकट तुरंत से सुधार दिया। तो आज अगर हम लोग देखें कि मैं तुलना कर दे रहा हूं कि हरियाणा में कांग्रेस का टिकट वितरण देखिए अनुज जी आप, और यहाँ पे उपचुनाव के भी टिकटों का आप देखिए कि एक एक टिकट को कितने मेहनत से खोजबीन के दिया जा रहा है। और लोकसभा में हम लोग यह भी चीज देखा है कि अगर यहाँ पे भी नाम में कोई गड़बड़ी आ जाए और अखिलेश यादव को अभी भी कोई विश्वास दिला दे कि इस एक्स नाम के बदले में वाई नाम और मजबूत हो सकता है, तो नामांकन पत्र दाखिल करने से एन वक्त पहले तो भी सूची में संशोधन जारी हो सकते हैं। अनुज जी, ये रिकॉर्ड भी एक एक सीट पे 3-3 4-4 बार टिकट बदलने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। मुख्य मीडिया जो है उसकी आलोचना करता रहा और अखिलेश यादव जो है कि उसकी सफलता का स्वाद अभी भी चख रहे हैं। तो ये जो पूरी सूची है, हमें दिख रहा है इसमें कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा के 10 उपचुनाव आसान नहीं है उनके लिए। सीसामाऊ सीट ही ले लीजिए भाई। अगर वो 7 साल के सोलंकी जी अगर 7 साल के लिए जेल में सजा में है, उनके पत्नी को टिकट दे दिया। उनकी पत्नी खुलकर बोल रही है कि अगर वो जब तक जेल से नहीं छूटते हैं तो कमान नहीं संभालूंगी। और जनता में वहां से जो रिस्पांस मैं देख रहा था कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है वहां पे मतदाताओं में। तो यानी वो कानपुर की सीसामाऊ सीट को भी काफी हद तक सुरक्षित बना डाला है अनुज जी ने। सारी बातें निकल कर आ रही है राहुल लाल जी। अब ये गुस्सा तो है समाजवादियों के अंदर कि भाई देखिए, इतनी अच्छी वहां पर यादव बेल्ट है हरियाणा में और कम से कम 20 सीटें तो मैं मिनिमम मान के चलिए कि वहां पर जो है यादव प्रभाव डालते हैं। और अखिलेश यादव को अगर 1 सीट दे दी जाती, 2 सीट दे दी जाती, तो वो उन सीटों पर प्रचार प्रसार करते तो कुछ असर पड़ता। तो क्या अब 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर असर पड़ेगा क्या? राहुल गांधी को साथ लेंगे क्या अखिलेश यादव, या फिर बड़ा दिल दिखाएंगे अखिलेश यादव? क्या क्या लग क्या रहा है आपको? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि हरियाणा में
आम आदमी पार्टी के साथ भी समझौता होता। देखिए वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग जो है कि 7% के आसपास आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है। समाजवादी पार्टी को भी अगर दिया जाता, चूंकि जो पूरा का पूरा अहिरवाल का क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा जिसे हम लोग कहते हैं, वो सही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं कि वहां पे अच्छा खासा जो है कि यादव वोटर है, और वो वोट जो है कि वो बीजेपी का परंपरागत क्षेत्र रहा है अनुज जी हरियाणा में, वो तो बीजेपी की तरफ जाता रहा है। तो जब वो क्षेत्र बीजेपी की तरफ जाता रहे, वहां के मतदाता उनको इंडिया अलायंस की तरफ रोकने के लिए आज के समय में देखिए, मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस समय जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और अखिलेश यादव अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस में भी है, अगर वो चुनाव प्रचार के लिए कल्पना कर लें कि वो हरियाणा जाते, तो उसका एक प्रभाव तो पड़ता है, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। और बाकी 1-2 सीट भी देते, बाकी सीटों की तरफ भी एक जनादेश जो है कि वो दाएं से बाएं हो सकता था। तो लेकिन अब देखिए, इसके बाद अब जो तल्खी है इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चाहे फूलपुर का सीट हो, मंझवा सीट हो, इन सीटों पर, मंझवा सीट पर अजय राय काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, अपने बेटे के लिए वो सीट जो है कि वो मांग रहे थे, इसको तमाम तरह की चीजें चल रही थी, तो वहां पे इन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो अब क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा कि नहीं होगा? मेरा मानना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो अनुज जी अवश्य ही होगा, जरूर दबाव बनाने की प्रक्रिया होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी सिरे से कांग्रेस को खारिज नहीं करेगी और कांग्रेस भी सिरे से समाजवादी पार्टी को खारिज नहीं करेगी। इसको 2 कारण है। देखिए, एक तो अल्पसंख्यक वोटों को लेकर अगर हम लोग बात करें, तो उसमें अगर ये दोनों पार्टियां एक होती हैं तो कहीं पर कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं होती। यही कारण है दिवस के आंकड़ों में भी हम लोगों ने देखा कि 93-94% जो अल्पसंख्यक वोटर है, मुस्लिम वोट, वो सीधे मिले हैं। और दूसरा अनुज जी, हम लोगों ने ये चीज भी देखा, हम लोगों ने कि दलित वोटर भी हो गए, तो वहां पर भी उस वोटों को भी लाने में सुविधाजनक स्थिति होती है, पीडीए में से जो दलित का फैक्टर है वो। तो इसलिए दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाली स्थिति है। अब महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कितने सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है। हमें लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरी बातचीत हो रही है और जो कांग्रेस के लोगों से बातचीत हो रही है, मुझे लग रहा है गाजियाबाद और खैर, ये दोनों सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है। देखिए, खैर को लेकर एक चीज मैं कह दूं, खैर में समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीतती है। वो दलित वाला क्षेत्र है और वहां पे दलित और जाट का एक कॉम्बिनेशन की जरूरत भी होती है अनुज जी। और वहां पे बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस ने चारू कैन को पार्टी में शामिल भी करा लिया है, जो कि जाट परिवार की बहू है और दलित भी है। तो जो जाट और दलित का कॉम्बिनेशन चाहिए खैर में जीतने के लिए, वो कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस उपस्थित भी है, और समाजवादी पार्टी के लिए कोई विशेष चीज वहां पे है नहीं वहां पे। तो हमें नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी को खैर देने में कोई दिक्कत होगी, और वो अगर दोनों पार्टी मिलकर मेहनत करी तो वो सीट निकल भी सकती है। गाजियाबाद वाली सीट तो देखिए, मैं अभी भी कायम हूं इस चीज के ऊपर कि वो कांग्रेस भी उसको लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है और समाजवादी पार्टी भी लड़ने के लिए इच्छुक नहीं, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि वो वहां पे बीजेपी का एक गढ़ वाला सिचुएशन है गाजियाबाद में, यहाँ पे जो तो वो सीट भी कांग्रेस के खाते में मैं जाता हुआ देख रहा हूं कि वो कांग्रेस के खाते में, लेकिन कांग्रेस लड़ना चाहे ना लड़ना चाहे, लेकिन बिल्कुल टकराहट की स्थिति में तो फिर नुकसान दोनों पार्टियों को होगा। राहुल जी, आप खुद गाजियाबाद में चूंकि इस समय बैठे हुए हैं, तो डॉली शर्मा क्या एक बार फिर से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस की तरफ से कोई और कैंडिडेट दिखाई भी देता, अगर मान लीजिए कि वो कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो। देखिए, कांग्रेस की तरफ भी एक नाम, अगर बड़ा नाम अगर हम लोग देखें, जो कि चुनाव कैंपेन सही था उनका, उन्होंने जो गाजियाबाद में चुनाव भी लड़ा था, कैंपेन करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ये कुछ ऐसे गढ़ हैं जो बीजेपी के बड़े, यहाँ पे मध्यम वर्ग तबका काफी बड़ी संख्या में रहता है, वो बीजेपी को वोट देता है अनुज जी। तो वो जितना उनके लिए मुश्किल चीज था, लेकिन अगर वो कांग्रेस के पास गया तो काफी, मैं आपकी संभावना से सहमत हूँ कि अगर कांग्रेस उसमें टिकट दे तो डॉली ही उसमें सबसे बेहतर हो सकती है। उसमें वो हमें दूसरे किसी उम्मीदवार की तुलना में वो बेहतर प्रदर्शन दे सकती है। लेकिन ये गठबंधन रहेगा, इस गठबंधन के टूटने की संभावना मैं कहीं से नहीं देखता हूं। अगर टूटने की संभावना बनेगी तो महाराष्ट्र से भी एडजस्ट किया जाएगा अनुज जी, मैं ये भी बात आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक इस समय महाराष्ट्र में भी है, और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में प्रवेश करना चाहेगी, और महाविकास अघाड़ी के जो 3 सदस्य हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ तो वो समझौते में है ही, शरद पवार के साथ भी अखिलेश यादव